हेलो गाइस। तो कैसे हैं सब आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो कल आपका वीडियो नहीं आई थी, ठीक है। देश एमसीक्यू तो कल कुछ प्रॉब्लम आ गया था फैमिली में, तो इसलिए कल से या फिर संडे को हम वो सीरीज पूरी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 13, सब्सक्राइब कीजिए यूपीएससी को। करंट, बेसिक, स्टैटिक, जीके और फैक्ट, इन सबको साथ में लेकर आज सोल्व करेंगे। 10 एमसीक्यू प्लस एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ओलिव रिडली कछुए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है कि ओलिव रिडली कछुए मांसाहारी होते हैं। आईयूसीएन द्वारा इसे वनरेबल प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। तो कथन कौन सा सही है ये पूछा गया है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, अब चर्चा में क्यों है कि ओडिशा के जो ऋषिकुल्या तट है उस पर ओलिव रिडली कछुए को प्रजनन के लिए एकत्रित होते हुए देखा गया है। ये कछुए यहाँ पर ही ओडिशा के तट पर प्रजनन करने आते हैं हर बार, ठीक है। और इस कछुए का मुख्यतः प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागरों के गर्म जल में पाए जाते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, ठीक है। अब लगभग 30 साल बाद यह कछुए जब प्रजनन के योग्य होते हैं तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने आते हैं जहां उनका जन्म होता है, वहीं वो प्रजनन करने आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जहां उसका जन्म हुआ है वहीं पर 30 साल बाद प्रजनन करने आते हैं। नाम भी याद रखिएगा, ओलिव रेडली कछुए, ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान वे भारत में गोवा, तमिलनाडु, केरल तथा आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं, लेकिन प्रजनन के लिए सिर्फ ओडिशा के समुद्री तट होते हैं उनको ही चुनते हैं, ठीक है। अब क्यों ओडिशा का तट ही? तो क्योंकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ओलिव रिडली कछुए जो ऐसी जगह पर अपना बसेरा बनाते हैं जहां लवणता, ठीक है, सॉल्ट कम हो, और यही कारण है कि ये ओडिशा के समुद्री तट पर आते हैं। और आईयूसीएन की जो लिस्ट है, रेड लिस्ट, उनमें वनरेबल प्रजातियों की श्रेणियों में रखा गया है। तो कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि राजकोषीय घाटे इकोनॉमी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट एवरग्रीन है, ठीक है। राजकोषीय घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसे कहते हैं कि जो राजस्व में कमी अथवा पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा होता है। दूसरा क्या है कि राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार बॉन्ड जारी करती है। तो कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक और दो, नहीं एक और नहीं दो। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर है सी, दोनों के दोनों कथन सही है। आइए अब देख लेते हैं राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। देखिए, सरकार की जो टोटल इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसमें जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है, समझ गए। सरकार की आय और व्यय में जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी, ठीक है, और या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। राजकोषीय घाटा कैसे होता है कि फिर राजस्व में कमी के कारण या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय में देखिए लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्तियां जैसे फैक्ट्री, इमारत का निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर होता है, ठीक है। और राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सामान्यतः सरकार भारतीय आरबीआई से उधार लेती है, ठीक है। सरकार ने राजकोषीय घाटे की जो भरपाई करनी होती है उसके लिए आरबीआई से या फिर बैंक से उधार लेती है या फिर बॉन्ड जारी करती है, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु इसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए राजकोषीय घाटे को न्यूनतम रखने पर बल दिया जाता है और राजकोषीय घाटे को विनिवेश के द्वारा पूरा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके पढ़ लेकर दिमाग में बिठा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन। एनजीटी के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह अधिकरण उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। दूसरा क्या है कि एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, विधान द्वारा स्थापित निकाय है जिसके कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार है। तीसरा क्या है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण
के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों को निपटारा 6 महीनों के भीतर करना अनिवार्य है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया केवल एक, केवल दो, एक और दो, सॉरी केवल एक, केवल दो, केवल तीन और तीनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। आइए देख लेते हैं। देखिए अब स्थापना कब हुई थी? 2010 को हुई थी। ठीक है, कौन से एक्ट? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एक्ट 2010। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है, और भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, अब राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार जो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पास आने वाले जो पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उसका निपटारा कंपलसरी 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। याद रखना, अनिवार्य है। ठीक है, और यह अधिकरण उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिनमें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पर्यावरण शामिल हो, एनवायरमेंट रिलेटेड हो। यह एक वैधानिक निकाय है। ये ठीक है, देखिए वैधानिक निकाय होने के कारण एनजीटी है, उसके पास अपीलीय क्षेत्र अधिकार है जिसके तहत वह सुनवाई कर सकता है। ठीक है, अर्ध न्यायालय टाइप बोल सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संसदीय समिति, फिर से एवरग्रीन क्वेश्चन, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये जो मैंने बोला ना, ये एवरग्रीन क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, फिर राजकोषीय घाटे, फिर संसदीय समिति, ये क्वेश्चन आप 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कभी भी ये क्वेश्चन आने की संभावना 80% रहती है। ये एवरग्रीन क्वेश्चन होता है, बेस से निकाला है। ठीक है, सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, ये कोई करंट का क्वेश्चन नहीं बोलते इसको। ठीक है, तो ये कुछ भी ना है तो ये तो आना ही चाहिए, इसका ये टॉपिक क्लियर होना ही चाहिए। ठीक है, संसदीय समिति के बारे में पूछा गया है। ठीक है, स्थायी समिति किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए गठित की जाती है, जो स्थायी समितियां होती है। और दूसरा क्या है कि तदर्थ समिति समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंध अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में गठित की जाती है। तो कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि न तो एक और न ही दो, दोनों के दोनों कथन गलत हैं। आइए अब देख लेते हैं। देखिए अब चर्चा में क्यों है। देखिए उपराष्ट्रपति ने हाल ही में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला के साथ बैठक की और संसद की जो विभिन्न विभिन्न समितियां होती है उसको व्यवहारकर्ता के संदर्भ में चर्चा की, साथ ही संसदीय समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसके माध्यम से बैठक आयोजित करने के पक्ष और विपक्ष में चर्चा की। ठीक है, और स्थायी समितियां कौन सी होती है? देखिए स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित समितियां होती है जिसका गठन समय समय पर संसद के जो एक्ट होते हैं उसके उपबंध अथवा लोकसभा की प्रक्रिया जो होती है उसके तहत तथा कार्य संचालन के नियम के अनुसरण में किया जाता है। ठीक है, देखिए वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां तथा कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी? वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां तथा कुछ अन्य समितियां। ठीक है, ये स्थायी समितियों की श्रेणी में आती है। देखिए तदर्थ समिति कृषि विशिष्ट प्रयोजन के लिए, ठीक है, कोई मेन टॉपिक या बोलते हैं ना मेन टॉपिक या कोई विशिष्ट जो एक्ट पारित किया है उसके लिए तदर्थ समिति बनाई जाती है, गठित की जाती है। और जब अपना काम या वो काम हो गया, वो समिति में चर्चा हो गई, विचर्चा हो गई, पक्ष और विपक्ष दोनों को देख लिया, ठीक है, उसका काम समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, वो समितियां फिर जो गठित होती है एक बार और समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, फिर कुछ नया आता है प्रयोजन तो उसके लिए फिर से बनाई जाती है, इसको बोलते हैं तदर्थ समिति। देखिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, और प्रमुख तदर्थ समितियों में विधेयकों संबंधित प्रवर समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, याद रखना, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति, इत्यादि तदर्थ समिति की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन सी? रेल अभिसमय समिति, संसद भवन जो होता है उसके परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति, ठीक है, ये तदर्थ समिति के श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगा नदी के बारे में पूछा गया है, फिर से एवरग्रीन क्वेश्चन। गंगा नदी, ठीक है, नदियां तो हर बार एवरग्रीन ही होती है। ठीक है,
गंगा और यूपीएससी 2017, 18, 20 कोई भी आप साल ले लीजिए, नदी के बारे में पूछा ही गया है। ठीक है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और वर्ष 2017 में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। तो कौन सा कथन सही है? एक, दो, दो, तीन, एक, या फिर तीनों के तीनों? ठीक है, तीनों के तीनों कथन आई थिंक सही है। ठीक है, देखिए गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से होकर बहती है और यह बिजनौर जिले से प्रवेश कर बलिया जिले से बाहर निकलती है। ठीक है, सही है, तीनों के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर, ठीक है, इंडियन ओशन से संबंधित है? ठीक है, चागोस, सेशल्स और एडिगो गार्सिया। ठीक है, तो केवल तीन, दो और तीन, एक, या फिर एक, दो और तीन हिंद महासागर से संबंधित। ठीक है, ये इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, द्वीप के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों के तीनों कथन सही है। देखिए, ये रहा इंडियन ओशन, ये रहा सेशल्स, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये रहा चागोस, ठीक है, और माडागास्कर, मॉरिशियस, ये रहा अपना इंडिया, इंडियन ओशन, श्रीलंका, ठीक है, और तीसरा क्या था? डिएगो गार्सिया, ये रहा डिएगो गार्सिया। ठीक है, और उसके ऊपर बिल्कुल चागोस, और यहाँ पर सेशल्स। ठीक है, तो तीनों के तीनों कथन सही है। एक बार मैप दो बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय ईडी के बारे में पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बहुसदस्यीय आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि एक अध्यक्ष और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त यानी कि दो सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा क्या है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत काम करता है। और तीसरा सीवीसी है, सॉरी, ईडी नहीं है, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। ठीक है, ईडी नहीं है। ठीक है, सीवीसी को भारत में, देखिए गलती सबसे हो जाती है, ठीक है, तो फिर गलती को सुधार लेना ही बड़ी बात है। ठीक है, सीवीसी को भारत सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संतरामन की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है कि एक और तीन, दो, एक और दो और तीन, यानी कि वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। एवरग्रीन क्वेश्चन है, आज सभी के सभी क्वेश्चन एवरग्रीन ही डाले हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी है इसका आंसर, यानी कि दूसरा कथन गलत है। देखिए, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, ये एक स्वायत्त है। ठीक है, स्वतंत्र तरीके से अपने निर्णय ले सकती है। देखिए, बाकी दोनों के दोनों कथन सही है। ठीक है, ये पहला और तीसरा ये सही है। ठीक है, ये रहे, देखिए दूसरा का, ये देखिए सीवीसी किसी भी मंत्रालय विभाग के अधीन नहीं है, यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मैंने बोला था ना, किसी मंत्रालय के प्रति नहीं है, केवल संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, और संतराम कमेटी याद रखना है, सीवीसी सरकार द्वारा फरवरी 1964 में के संत नाम की अध्यक्षता वाली जो भ्रष्टाचार निरोधक समिति है उसकी सिफारिशों पर सीवीसी को स्थापित किया गया था। और संसद द्वारा अधिनियमित केंद्र सतर्कता आयोग सीवीसी एक्ट 2003 द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन देशों की सीमा अटलांटिक महासागर से मिलती है? माली, मोरक्को, नाइजीरिया या फिर सियरा लियोन। ठीक है, तो कौन सा सही है ये बताना है। एक, दो, तीन, दो, तीन, चार, एक और चार, या फिर एक और तीन? तो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि मोरक्को, नाइजीरिया और सियरा लियोन किससे? अटलांटिक महासागर से। देख लेते हैं। देखिए देखिए, ये रहा पूरा, यहाँ पर है अटलांटिक महासागर, ये रहा नाइजीरिया,
ठीक है, ये रहा सियरा लियोन और ये रहा, और तीसरा कौन सा था, सियरा लियोन, नाइजीरिया और मोरक्को। ठीक है, तो मोरक्को, मोरक्को ये रहा, देखिए कैनरी आइलैंड्स के पास मोरक्को। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कथन सही, यानी कि 2, 3, 4 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली फिर से एवरग्रीन एनपीसीआई है और शक्यता बहुत है पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम के लिए अपने 10 एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट ही है, सबको साथ में लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो इस कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, और यह दूसरा क्या है कि यह खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक संगठन के रूप में कार्य करता है। कौन सा सही नहीं है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन अभी रहने दीजिए। ठीक है, इसको बाद में सोल्व करेंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखते हैं। ठीक है, महाधार्मिक घटना हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए, महामस्तिष्क अभिषेक द्वारा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, यूपीएससी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, महामस्ताभिषेक, ठीक है, बाहुबली, बुद्ध, महावीर या फिर नटराज। ठीक है, तो इसका आंसर है, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर दीजिए। पहला इसका आंसर सही है, बाहुबली। ठीक है, गौतमेश्वर बाहुबली जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, मस्तकाभिषेक, ठीक है, याद रखना। और यह धार्मिक उत्सव 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला शहर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, कर्नाटक का जो राज्य है, कर्नाटक राज्य, उसमें जो श्रवणबेलगोला शहर में उसमें आयोजित किया जाता है, और यहाँ पर गौतमेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक है आज के 9 क्वेश्चन, वो 10वां आपको सोल्व करके कल ही डाल दूंगा। ठीक है, कल का लेक्चर में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, पर क्यों डिसलाइक किया है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए, अच्छी बात है, अच्छा कंटेंट शेयर करना ही आप सबको लाभ मिल सके। ठीक है, विन विन सिचुएशन रखनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।